हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में हैं और सुरक्षित हैं। तो 10th क्लास आज का हमारा हिंदी में टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्थिति या दशा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे नहाना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब क्या है? ये किसी भी व्यक्ति की दशा का बोध कराते हैं, स्थिति का बोध कराते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है। वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो कहीं जा रहा है, खेल रहा है, नहा रहा है। तो ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं होती हैं। अब क्रिया के भेद क्या होते हैं? तो क्रिया के भेदों को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। एक कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, कभी कभी ये भी पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया की बात करें तो उसके भी दो भेद होते हैं। पहली अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। अकर्मक, देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्म, और जिसमें कर्म हो वो होती है सकर्म, है ना। तो सबसे पहले आते हैं अकर्मक क्रिया पर। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। या फिर कह सकते हैं जो कर्ता तक ही सीमित रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। कर्म क्या होता है? कर्म देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चा खेल रहा है ना, तो बच्चा खेल रहा है, इसका सीधा संबंध बच्चे के साथ में है। मैंने ये नहीं बताया कि वो क्या खेल रहा है। मैं जैसे ही आपके सामने बोलती हूँ कि बच्चा खेल रहा है तो आपका सीधा क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम बच्चा क्या खेल रहा है। तो वो जो क्या का जो आपने मेरे से प्रश्न किया है, जो मैं उसका उत्तर दूंगी कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट क्या है? मेरा कर्म हो गया। तो अकर्मक क्रिया में ये क्रिकेट वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कि बच्चा खेल रहा है, यानी कि सीधा संबंध किसके साथ में है? बच्चे यानी कर्ता के साथ में है। कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, कर्म है ही नहीं। यानी जो कर्म रहित क्रिया होती है वो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे राम सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, राम सो रहा है, जिसका फल सीधा किसको मिल रहा है? राम को मिल रहा है। सुनील दौड़ रहा है, बच्चे रो रहे हैं, कोई हंस रहा है। तो हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, ये सब क्या है? हमारी अकर्मक क्रियाएं होती है। कुछ पर्टिकुलर क्रियाएं हैं जो अकर्मक ही होती है, उनमें आप कर्म नहीं लगा सकते हो। तो जैसे सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, और भी कई क्रिया हैं जो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म विद्यमान न हो। अब अकर्मक के भी दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। तो पूर्ण अकर्मक क्या होता है? इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की ज़रूरत नहीं होती है। पूर्ण अकर्मक यानी कि ऐसी क्रिया का प्रयोग जो अपने आप में अपना अर्थ, संपूर्ण अर्थ दे देती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया। कई बार क्या होता है कि आधा अधूरा वाक्य बोला जाता है, क्रिया प्रयुक्त तो होती है लेकिन वो अपना जो है वो असली जो अर्थ है वो नहीं दे पाती है कि वो क्या कहना चाह रही है, उसे हम अपूर्ण कह देंगे। और पूर्ण किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी क्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है? पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बालक रो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वह जा रही है, सीता हंस रही है। अब जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया कि बालक रो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो मुझे किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है आपको इस वाक्य को समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग होने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण अकर्मक। मैंने क्या बोला? कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्रिया और कर्ता ही काफ़ी होते हैं किसी भी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसी क्रियाएँ होती हैं और कर्ता का प्रयोग होता है कि जब हम उनको बोलते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं होता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो हम जब अन्य शब्दों का उसके साथ में प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कहलाती है अपूर्ण अकर्मक। जैसे देखिए वह बहुत है, अब आप बोलेंगे मैम वह बहुत क्या है ना, तो ये अधूरा वाक्य हो गया, वह बहुत है। इसमें आप देख लो कर्ता भी है और अकर्मक क्रिया भी है, लेकिन ये क्रिया और कर्ता क्या कहना चाह रहे हैं उसका भेद हमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा? वह बहुत चतुर है। तो ये मेरा क्या हो गया? अपूर्ण अकर्मक। तुम हो, तो मैम आप बोलोगे कि मैम क्या हो तुम, तो मैंने बोला तुम निराश हो, यानी कि मुझे ये निराश वर्ड अलग से जोड़ना पड़ा, तब मुझे क्या हुआ? किसी भी वाक्य का पूर्ण अर्थ पता चला। नेक्स्ट हम आते हैं सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म होता है, सीधा सा इसका अर्थ है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी तीन भेद होते हैं। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक और तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक।
पहला आता है एक कर्मक क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें एक कर्म हो। जैसे राजू गाना सुनाता है, वह आम खाता है, तो गाना सिर्फ एक कर्म है और आम सिर्फ एक कर्म है। दूसरा हम आते हैं द्विक्रमक क्रिया। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं। कितने? दो कर्म, और दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे देखिए, धनी पुरुष ने याचक को धन दिया। ठीक है, अब देखिए, याचक को धन दिया, याचक और धन, यहाँ दो कर्म यूज हो रहे हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी छात्रों को और हिंदी पढ़ाते हैं, दो अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, यानी कि इसमें दो कर्म आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ, जैसे देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, मैंने हिंदी वर्ड बोला ही नहीं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो आपका सीधा सवाल क्या होगा कि मैडम क्या पढ़ाते हैं, तो मैं बोलूँगी हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों कर्म का होना आवश्यक है, अदरवाइज मुझे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। फिर से मेरे सामने कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम, या फिर मैं ये बोल दूँ कि अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे किसको पढ़ाते हैं ना, तो छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों कर्म का होना अति आवश्यक है, इसीलिए हम अर्थ को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। तीसरा है हमारा अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म करते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है, उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने अपूर्ण अकर्मक क्रिया पढ़ी थी, वैसे ही अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो कर्म के रहते हुए भी हमें कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि उस वाक्य का अर्थ हमें अच्छे से स्पष्ट हो जाए। जैसे अध्यापक मूर्ख समझता है, अब आप बोलोगे मैम किसको मूर्ख समझता है, तो अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, आपका सीधा सवाल होगा कि मैम जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना, तो मैंने बोला जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना, तो मुझे छात्रों को और नरेश दो अन्य वर्ड को शामिल करना पड़ा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे अध्यापक मूर्ख समझता है, तो आप सीधा मुझसे पूछो कि मैम किसको मूर्ख समझता है ना, तो अर्थ एकदम स्पष्ट नहीं हुआ, मुझे अन्य शब्दों का सहारा लेना पड़ा, जैसे छात्रों को, है ना। मूर्ख इसमें ऑलरेडी एक कर्म था और मुझे दूसरे कर्म को भी साथ में लेना पड़ा। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन देखिए, पढ़ना और खेलना, कैसे हम इन दोनों को अकर्मक और सकर्मक दोनों बना सकते हैं। देखिए, पढ़ना है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, अब वो पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी कि सकर्मक, यानी कि पुस्तक इसमें कर्म है। वह स्कूल में पढ़ रहा है, ये अकर्मक होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी कर्म का नहीं किया है, यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहा है बस, इसमें कर्म तो नहीं है ना, क्या पढ़ रहा है ये हमें बोध नहीं हो रहा है। दूसरा है खेलना, वह क्रिकेट खेलता है, सकर्मक, और वह रोज खेलता है, क्या हो गया मेरा, अकर्मक क्रिया हो गई कि वह क्रिकेट को खेलता है, यानी कि सकर्मक, कर्म है इसमें, और वह रोज खेलता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, सीधा इसका कर्ता तक ही सीमित है हमारा है ना क्रिया, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसके आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।